हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का विद्यावती एकेडमी में। आप लोग कई दिनों से देख रहे हैं कि जो वीडियो री एग्ज़ाम होने वाला है 2018 वाला, तो उसके लिए हम अपने चैनल पर हिंदी के 50 प्रश्नों का एक अभ्यास सेट लेकर के आ रहे हैं। तो अभी तक वीकली चल रहा है, क्योंकि अभी बहुत सारे समय बचे हुए हैं, तो हम सोच रहे हैं कि 15 से 20 सेट आप लोगों को करा दिए जाएँ। तो अभी समय भी है, तो हम वीकली लेकर के आ रहे हैं। अभी 1-2 वीक के बाद वीक में 2 दिन के लिए ये सेट आएगा। तो आज भी उसी को लेकर के हम अपने अभ्यास सेट 3 को लेकर आप लोगों के सामने आया हूं, और उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी सहयोग करेंगे, साथ देंगे। तो वीडियो री एग्ज़ाम 2018 का जो जून में कंडक्ट होने वाला है परीक्षा, उसके लिए हम हिंदी का 50 प्रश्न आज आप लोगों के सामने रखते हैं। देखते हैं प्रश्न नंबर 1 स्क्रीन पर चल रहा है। कह रहा है कि प्रिय वस्तु का हाथ से निकल जाना के लिए मुहावरा बताओ। जैसे कोई भी प्रिय वस्तु है वो आपके हाथ से निकल गया है, इसके लिए मुहावरा बताएं। पहला है ऑप्शन कह रहा है कि लेने के देने पड़ना। ऑप्शन दूसरा कह रहा है कि अंधेरे घर का उजाला होना। ऑप्शन तीसरा कह रहा है कलेजे पर सांप लौटना। और चौथा कह रहा है कलेजा काढ़ना। तो इस तरह से इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह हो जाएगा ऑप्शन डी, कलेजा काढ़ना। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि नीचे एक ही शब्द की 4 वर्तनी दी गई है, सही का चयन कीजिए। वर्तनी शुद्धिकरण की बात यहाँ पर कह रहा है, तो जो सबसे शुद्ध है उसका चयन करें, सही का। पहला है आशीर्वाद, दूसरा है कवियत्री, तीसरा है अतिशयोक्ति और चौथा है आधीन। तो इस तरह से इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अतिशयोक्ति। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है कि हरी बिछली घास दौलती कलगी छरहरे बाजरे की। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद है? छंद के बारे में यहाँ पर आपसे जिक्र कर लिया। तो हिंदी वीडियो री एग्ज़ाम जो है वो आपके हिंदी व्याकरण से किसी भी टॉपिक को छोड़ेगा नहीं। ऑप्शन ए को देखते हैं, कह रहा है सोरठा, बी चौपाई, सी दोहा और 4 जो है डी वो कह रहा है मुक्तक। तो इस तरह से इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा डी, मुक्तक। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है कि जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हो के लिए एक शब्द क्या कह सकते हैं? कि ऐसा पेड़ है उसका पत्ता झड़ गया हो, उसके लिए क्या कह सकते हैं? ऑप्शन ए कह रहा है कि पर्ण, ऑप्शन बी कह रहा है अपर्णा, ऑप्शन सी कह रहा है पत्रहीन और ऑप्शन डी कह रहा है अपत। तो इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी, अपत हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है बर्बर का विलोम है। बर्बर मतलब क्या होता है? बर्बरता मतलब किसी को मारना, झगड़ा करना, वो बर्बर प्रवृत्ति का है। तो उस तरह से इसका जो विलोम हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? सभ्य। बर्बर मतलब दुष्ट, सभ्य मतलब वो। तो इस तरह से ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 6 कह रहा है कि क्रोध के लिए इन दिए गए पर्यायवाची शब्दों में से एक गलत शब्द है, उसे चयनित कीजिए। जो क्रोध का पर्यायवाची ये 4 दिया गया है, इसमें से एक क्रोध का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन ए कह रहा है रोष, बी कह रहा है अमर्ष, सी कह रहा है स्वत्व और डी कह रहा है कोप। तो इस तरह से जो प्रश्न का सही उत्तर वह सी हो जाएगा, स्वत्व। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है कि निश्चिंत होकर आराम करना के लिए मुहावरा बताओ। निश्चिंत होकर आराम करना के लिए मुहावरा बताओ। ऑप्शन ए कह रहा है कल पढ़ना, ऑप्शन बी कह रहा है हाथ मलना, ऑप्शन सी कह रहा है घोड़े बेचकर सोना और ऑप्शन डी कह रहा है आंखें पथरा जाना। तो इसका जो सही उत्तर है वह हो जाएगा घोड़े बेचकर सोना। निश्चिंत होकर आराम करना यानी घोड़े बेचकर सोना। लोग कहते नहीं कि यार घोड़े बेच करके सो रहे हो। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है शुद्ध वर्तनी कौन सी है? वर्तनी से क्वेश्चन 1-2 जरूर पूछता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है वर्तनी, और इसका कोई ट्रिक नहीं है, आपको रटना ही पड़ेगा। तो वर्तनी कौन सा सही है? ऑप्शन ए कह रहा है उत्तीर्ण, ऑप्शन डी दूसरा जो है वो कह रहा है उत्तीर्ण, ऑप्शन 3 उत्तीर्ण, ऑप्शन उत्तीर्ण, ऑप्शन डी कह रहा है उत्तीर्ण। पढ़ेंगे आप तो उसका उच्चारण कैसे होगा वो देख लेंगे। तो इस तरह से इसका ऑप्शन ए जो है वहीं सही दिख रहा है और वहीं सही भी है। प्रश्न नंबर 9 लगातार बारिश से उत्पन्न मच्छरों के प्रकोप से फैले मलेरिया के संबंध में शिकायत पत्र लिखना हो तो किसे लिखेंगे? अब कह रहा है जैसे भारी बरसात हो गई और गड्ढों में पानी इकट्ठा हो गया जिसके कारण मच्छर पनप गए हैं, तो उसके कारण लोगों को काट रहे हैं और मलेरिया एक भयानक बीमारी हो गई है। तो वह पत्र जो हम लिखेंगे किसके लिए पत्र लिखेंगे, किसको पत्र लिखेंगे? ऑप्शन ए कह रहा है कि माननीय स्वास्थ्य अधिकारी को, ऑप्शन बी कह रहा है कि प्रधानमंत्री जी को, ऑप्शन सी कह रहा है माननीय प्रधानाध्यापक जी को और ऑप्शन डी कह रहा है माननीय शिक्षा अधिकारी को। तो इस तरह से जो माननीय
हमारे स्वास्थ्य अधिकारी हो गए, जिसे हम CMO कहते हैं, चीफ मेडिकल ऑफिसर, तो उन्हीं को हम ये पत्र लिखेंगे। प्रश्न नंबर 10 कह रहा है कि लाल टीन की छत किसका उपन्यास है? लाल टीन की छत किसका उपन्यास है? अब कवियों के नाम देखते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है कमलेश्वर, बी कह रहा है धर्मवीर भारती, सी कह रहा है निर्मल वर्मा और डी कह रहा है कृष्णा शोभती। तो इस तरह से इसका प्रश्न जो है मतलब ये जो प्रश्न है इसका ऑप्शन सही हो जाएगा निर्मल वर्मा, सी इसका सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 11 देखते हैं, चीफ की दावत कहानी के रचनाकार कौन है? एक कहानी है जिसका नाम है चीफ की दावत, इसके रचनाकार कौन है? डॉक्टर देवराज, राजेंद्र यादव, भीष्म साहनी, दुष्यंत कुमार। तो सबसे अधिक कहानी मतलब अच्छी अच्छी कहानियाँ जो लिखे हैं वो दुष्यंत कुमार जी ही लिखे हैं, तो ऑप्शन डी तो इसका सही नहीं है, भीष्म साहनी इसका सही उत्तर है, ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 12, पाड़ी ही तय हिम भया, हिम हुए गया बिलाई, इस पंक्ति में कौन सा रस है? पाड़ी ही तय हिम भया, हिम है गवा भिलाई, श्रृंगार रस, वीर रस, शांत रस, वात्सल्य रस। तो इस तरह से इसका जो रस इसमें उत्पन्न हो रहा है यह शांत रस दिखाई दे रहा है। प्रश्न नंबर 13 कह रहा अंतर्वेदी नाम से जानी जाने वाली बोली है, अंतर्वेदी नाम से जानी जाने वाली बोली है। ऑप्शन ए ब्रजभाषा, ब्रजभाषा, बच कहा गया यार, थोड़ा सा जीवा है लड़खड़ा जाता है, लेकिन खुद को संभाले रखना है, खुद नहीं लड़खड़ाना है, जीवा तो लड़खड़ा जाता है चलेगा। ऑप्शन बी कह रहा है अवधी, सी कह रहा है कौरवी और डी कह रहा है बुंदेली। तो जो ब्रज भाषा है वही हमारी अंतर्वेदी है, वेद से लिया गया है, वेदों से संबंध उसके लगते हैं। प्रश्न नंबर 14 कह रहा है कि महाभोज उपन्यास की लेखिका कौन है? जो महाभोज है वह एक उपन्यास है, इसके लेखिका कौन है? ऑप्शन ए कह रहा है उषा प्रियवंदर, ऑप्शन बी कह रहा है मृदुला गर्ग, ऑप्शन सी कृष्णा शोभती और ऑप्शन डी कह रहा है मन्नू भंडारी। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है कि महाभोज का जो लेखक हैं वह हैं मन्नू भंडारी। प्रश्न नंबर 15 उधो मोही ब्रज बिसरत नाही, हंस सुता की सुंदर कगरी और द्रुमन की छाही, इन पंक्तियों में हंस सुता की सुंदर कगरी क्या है? ऑप्शन ए कह रहा है कि आश्रयालंबन, ऑप्शन बी कह रहा है उद्दीपन, ऑप्शन सी कह रहा है संचारी भाव, ऑप्शन डी कह रहा है विषयालंबन। तो इस तरह से इसका जो सही है वह है उद्दीपन हो जाएगा। उद्दीपन कह रहा है कि हंस सुता की सुंदर कगरी। प्रश्न नंबर 16 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? वाक्य शुद्धिकरण की बात यहाँ पर करता है। तो ऑप्शन ए कह रहा है कि सोनू को गए मात्र 10 मिनट हुआ है, ऑप्शन बी कह रहा है पूजनीय मामा जी को नमस्कार कहना, ऑप्शन सी कह रहा है जब तुम आओगे तब वह जाएगा, ऑप्शन डी कह रहा है वह कार्य बड़े भैया ने करा था। तो इस तरह से इसका सही जो वर्तनी हमें लग रहा है वह ग में जब तुम आओगे तब वह जाएगा। प्रश्न नंबर 17 को देखते हैं, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है? यह भी वाक्य शुद्धिकरण है। पहला कह रहा है तुम मेरी तरफ से इस तरफ क्या देख रहे हो, ऑप्शन बी कह रहा है मैंने भगवत गीता पढ़ा है, ऑप्शन सी कह रहा है मैंने कल मुंबई जाना है, ऑप्शन डी कह रहा है तुम अपनी सुविधा अनुसार यह काम करो। तो इस तरह से इसका सही उत्तर हमें ये दिख रहा है तुम मेरी तरफ इस तरह क्या देख रहे हो, तुम मेरी तरफ इस तरह क्या देख रहे हो। प्रश्न नंबर 18 मेरी माता जी आई हैं इसलिए मैं आ न सका, इस वाक्य में कौन सा अविकारी शब्द है जिसका कोई विकार ना हो, जिसका कोई मतलब ना हो? तो कौन सा है इसमें? संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक, समुच्चय बोधक, क्रिया विशेषण। तो हमारे हिसाब से जो समुच्चय बोधक है वही इसमें इसलिए कहने का कोई तात्पर्य नहीं है, तो यही अविकारी शब्द हमारे हिसाब से लग रहा है। प्रश्न नंबर 19 आगे नदियाँ पड़ी अपार घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने देखा इस पार तब तक चेतक था उस पार। मतलब यह चेतक का बड़ाई कर रहा है, बड़कपन कर रहा है। लटानुप्रास यमक अलंकार और अतिशयोक्ति अलंकार, वक्रोक्ति अलंकार। तो इसमें अतिशयोक्ति, अति बड़ाई कर रहा है। उनके बारे में जितना कहा जाए वह कम है, किसी भी बातों को बढ़ा चढ़ा करके बोलना, बढ़ा चढ़ा करके बताना अतिशयोक्ति अलंकार के अंतर्गत आता है। तो इस तरह से ऑप्शन सी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20 का है ओफ इतनी भयंकर गर्मी पहले कभी नहीं पड़ी होगी। वास्तव में सही बात है, गर्मी तो पड़ ही रही है, आप लोग भी गर्मी का आनंद ले रहे हैं कोल्ड ड्रिंक लस्सी के साथ। इस वाक्य में कौन सा वाक्य है?
वाक्य पूछ दिया यहाँ पर। ऑप्शन क्या कह रहा है संकेतवाचक, ऑप्शन बी कह रहा है संदेहवाचक, ऑप्शन सी कह रहा है विधिवाचक, ऑप्शन डी कह रहा है विस्मयबोधक। तो जहाँ पर ओह लग जाता है, ओफ लग जाता है, अरे लग जाता है, ओह लग जाता है, वहाँ पर विस्मयबोधक वाक्य होता है। कह रहा है ओफ इतनी, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 21 कह रहा है कि हिंदी भाषा में कुल कितने व्यंजन हैं। हिंदी भाषा में कुल व्यंजनों की संख्या पूछ रहा है। वर्णमाला आप लोग पढ़े होंगे तो पता ही होगा, कुल पूछ रहा है तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा 39। मूल रूप से पूछता तो 33। ठीक है, ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 22 कह रहा है कि समूहवाचक संज्ञा बताएं। नल, सभा, सुनीता, खुशी। तो सभा जो है वैसे ही समूह प्रतीत हो रहा है वर्ड को देख करके। बेमतलब में प्रयुक्त उपसर्ग, उपसर्ग पूछ रहा है। अब हमें लगता है कि इसमें जो बेमतलब में उपसर्ग, मतलब बेमतलब, बे ही उपसर्ग होगा। ऑप्शन ए में कह रहा है बे, इन, बेम, बेड़, तो ऑप्शन ए सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 24 कमल नयन में कौन सा समास है। कमल के समान नयन हो जिसका, तुलना, तुलनात्मक है ना, कमल से नयन का तुलना कर रहा है, तो यह किसमें है कर्मधारय। कर्मधारा में तुलना बात करता है। देखते हैं ऑप्शन है, ऑप्शन सी दिया गया इसमें कर्मधारा है। ए कह रहा है तत्पुरुष, बी कह रहा है द्वंद्व, और सी कह रहा है कर्मधारा है, और डी कह रहा है अव्ययी भाव। तो कमल नयन जो है वह हो जाएगा कर्मधारा। ऑप्शन सी सही हो गया इसका। अब देखते हैं 25 नंबर का प्रश्न। एक ही शब्द यदि 2 बार प्रयोग हो तो उस शब्द के मध्य लगने वाले विराम चिन्ह को क्या कहते हैं। क्या कहते हैं उस विराम चिन्ह को, योजक चिन्ह कहते हैं क्या। माता और पिता के बीच में क्या लगता है योजक, रात और दिन के बीच में योजक लगता है ना, तो उसी का बात कर रहा है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 26 निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। अब प्रत्यय का बात कर रहा है। पहला है प्रचलित, दूसरा है अधिक, तीसरा है पुलकित और चौथा है धनिक। तो हमें लगता है धन के साथ इक का प्रयोग किया गया है यहाँ पर, और सभी तो मूल रूप से शब्द लिखे ही गए हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। 27 कह रहा है कि उज्ज्वल शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। तो ऑप्शन को देख लें, और ये तो बहुत सरल है, आप लोग भी बता सकते हैं एकदम आसानी से। ऑप्शन ए कह रहा है कि उत धनज्वल, ऑप्शन बी कह रहा है उज धनज्वल, ऑप्शन सी कह रहा है उत धनज्वल, ऑप्शन डी कह रहा है उज धनज्वल। तो इस तरह से ऑप्शन सी उत धनज्वल इसका सही उत्तर होगा। 28 कह रहा है कि धुंधला शब्द में विशेषण है। क्या विशेषण है, संख्या, धुंधला तो कोई संख्या है नहीं। गुणवाचक हो सकता है, क्रम, कोई क्रमवाचक है नहीं। सर्वनामिक, सर्वनामिक भी होने का कोई चांस नहीं है। तो इस तरह से इसका प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा गुणवाचक विशेषण। गुण बता रहा है, धुंधला दिख रहा है, गुण बता रहा है ना कि धुंधला दिख रहा है, साफ नहीं है। ऑप्शन सी सही है। प्रश्न नंबर 29 तैरने की इच्छा को कहते हैं तरणेक्षा, तीर्तिशा, संतरणेक्षा, जलवतरणेक्षा। तो इस तरह से इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा तितिर्षा, तितिर्षा। ऑप्शन बी सही उत्तर है। बहुत ही डिफिकल्ट वर्ड है, आप लोग देख लीजिएगा, बहुत बढ़िया से पढ़ेंगे तभी वीडियो निकलेगा, क्योंकि वीडियो में हिंदी बहुत मायने रखता है। 30 नंबर का प्रश्न कर रहा है ध्वंस का विलोम बताइए। ध्वंस मतलब समाप्त करना, विनाश हो जाना। अब इसका जो होगा विनाश, निर्माण। ऑप्शन बी दिख रहा है इसमें निर्माण, तो वहीं सही है। सोचना क्या है भाई, वहीं सही है। जहाँ पर संदेह होता है वहाँ सोचा जाता है, जहाँ पर क्लियरेंस होता है वहाँ पर सोचा नहीं जाता है, डायरेक्ट टिक कर दिया जाता है। 31 को देखते हैं। निम्नलिखित पर्यायवाची शब्दों में जो एक शब्द मोर का पर्यायवाची नहीं है उसे चिन्हित कीजिए। कह रहा है कि जो मोर का पर्यायवाची नहीं है उसे बताइए। केकी, मेहप्रिय, सिखी, शिखंडी। तो शिखंडी ऑप्शन डी सही उत्तर है, मोर का पर्यायवाची नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है। उफ, उजाला, घृणा, फटाफट। तो क्रिया विशेषण, क्रिया की जो विशेषता बताता है, हमें लगता है उजाला, फटाफट, फटाफट होगा, क्योंकि उजाला क्रिया विशेषण नहीं है, कर्म विशेषण है। गला सूख जा रहा है यार, गर्मी बहुत तेज से पड़ रही है, पानी प्यास लगा है, लेकिन हम जा नहीं सकते वहाँ लेने। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 33 सोहत ओढ़े पीतपट, श्याम सलोने गात, मनहु नीलमणि शैल पर आपत प्रयोग प्रभात। उपयुक्त पंक्ति में अलंकार कौन सा है। क कह रहा है लाटान उपरास, ख कह रहा है रूपक अलंकार, और ग कह रहा है उत्प्रेक्षा, और घ कह रहा है वक्रोक्ति। तो इस तरह से उत्प्रेक्षा अलंकार में यह सही होगा। ऑप्शन ग सही उत्तर है।
34 कह रहा है मोहन को बुलाकर लाओ। इस वाक्य में कौन सा वाक्य है? विधिवाचक, संकेतवाचक, इच्छावाचक, आज्ञावाचक। तो आज्ञा दे रहा है ना कि मोहन को बुला कर लाओ, आज्ञावाचक होगा। बस थोड़ा सा समझना है और कुछ है नहीं, बस समझ लो, खेल खत्म। 35 कह रहा है निम्न में से दीर्घ स्वर कौन सा है? दीर्घ स्वर की बात कर रहा है, तो दीर्घ कौन सा है? ई, ए, आई। तो जो बड़ी ई है वही दीर्घ स्वर है, बड़ी ई। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है? चांदी, तेल, परिवार, दूध। तो इसमें से जो परिवार है वह द्रव्य नहीं दिख रहा है, बाकी तो सब द्रव्य ही है। 37 निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है? उपसर्ग रहित शब्द का बात कर रहा है। पहला निगमन, दूसरा नित्य, तीसरा निर्माण और चौथा निरूपण। तो इस तरह से नित्य में नी प्रत्यय लगा है। क्या प्रत्यय लगा है? नी प्रत्यय लगा है। सहित नहीं पूछा है, रहित पूछा है। अभी ध्यान से आप लोग देखेंगे कि नित्य में कोई प्रत्यय नहीं जुड़ा हुआ है। सॉरी, यहाँ गलती हमसे हो गया कि मैंने बोल दिया कि नित्य में नी प्रत्यय है। नहीं, नित्य में कोई प्रत्यय नहीं है, प्रत्यय रहित शब्द है। ठीक है। 38 को देखते हैं। राजीव आम खाकर सो गया। बहुत बदमाश लड़का है यार, खाना खा लेना चाहिए था, आम खाकर क्यों सो गया? राजीव आम खाकर सो गया। इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? क्रिया रेखांकित किया है ना, खाकर। पूर्वकालिक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, सकर्मक क्रिया, नाम धातु क्रिया। तो यह पूर्वकालिक क्रिया है। खाकर सो गया, जो खाकर सो गया पूर्वकालिक है, जो घटना होने वाली थी उसके पहले की घटना है ना। ऑप्शन नंबर कौन सा? ये सही हो जाएगा। देखते हैं। 39 कह रहा है कि माली के द्वारा वृक्षों को काटा गया। इस वाक्य में कौन सा वाच्य है? कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, संकेतवाचक। तो कर्म, माली ने कर्म किया और वृक्ष को काट दिया, तो कर्मवाच्य हो जाएगा। रक्तलोचन में कौन सा समास है? अब रक्तलोचन में कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास। क्या है? बहुब्रीहि समास। अब प्रश्न नंबर 41 में आप लोग यहाँ देख रहे होंगे कि निर्देश दिया हुआ है। मैं थोड़ा साइड हट जा रहा हूँ, इसे पढ़ लीजिएगा आप लोग। गद्यांश दिया है कि दिए, निर्देश में लिखा है कि दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। गद्यांश क्या है? भाषाओं और भाषा की समस्या जिस तरह बाह्य स्थिति की समस्या है, उसी तरह बौद्धिकता की यह समस्या लेखक की अभ्यंतर स्थिति की समस्या है। और इतिहास परंपरा के बावजूद लेखक को, कवि, मनीषी को बौद्धिक होना ही है। बौद्धिक होकर उसको निर्मम बुद्धि से इतिहास और परंपरा का मूल्यांकन करना है। परंपरा न सबकी सब और ज्यों की त्यों मूल्यवान है, न ही सब की सब और ज्यों की त्यों बिल्कुल कूड़ा है। और क्या छोड़ना, किसको किसके साथ मिलाना और किसको किसके साथ पैबंदी करना है, इसका निर्णय बुद्धि के सहारे ही हो सकेगा। प्रश्न कह रहा है कि भाषाओं और भाषा की समस्या किस स्थिति की समस्या है? तो ऑप्शन ए कह रहा है कि बाह्य, बी कह रहा है आंतरिक, सी कह रहा है बाह्य और आंतरिक, और इनमें से कोई नहीं। तो ये जो समस्या है यह बाह्य समस्या है। कैसी समस्या है? बाह्य। 42 को देखते हैं। गद्यांश वही है, गद्यांश को हम नहीं पढ़ेंगे, उसी गद्यांश पर आधारित यह है। कह रहा है कि लेखक को बौद्धिक होना है क्योंकि वह परंपरा में पैबंदी करता है, उसके इतिहास और परंपरा का मूल्यांकन करना है, उसको इतिहास व परंपरा का भेद करना है, वह कवि मनीषी है। तो ऑप्शन बी सही है, उसको इतिहास और परंपरा का मूल्यांकन करना है। प्रश्न नंबर 43 कह रहा है कि लोकोक्ति शब्द की में कौन सी संधि है? लोकोक्ति, तो लोक धन उक्ति, लोकोक्ति। तो इस तरह से जो संधि होगा आप लोग देख सकते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है अयादि, बी कह रहा है वृद्धि, सी कह रहा है यण और डी कह रहा है गुड़। तो गुड़ ही होगा इसमें। ओ आ रहा है ना, अ प्लस उ मिलकर के क्या बन रहा है? ओ बन रहा है। तो यहाँ पर गुण संधि हो जाएगा। 44 कह रहा है कौन सा शब्द विशेषण है? गुस्सा, खर्च, काला, चुपचाप। तो काला जो है वह किसी व्यक्ति की विशेषता बताता है कि वह व्यक्ति काला है, बिल्कुल गुलाब जामुन की तरह। सॉरी काले भाई साहब, आपको बुरा नहीं लगना चाहिए। जो काला व्यक्ति हमारा वीडियो देख रहा है बहुत अच्छा है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का भी रंग सांवला काला था। तो काला गोरा यहाँ नहीं करना है। एक गाना भी है, कहता है कि काले गोरे का भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता है, कुछ और ना आता हो हमको, हमें प्यार निभाने आता है। तो काले गोरे का भेद हमें नहीं करना है और ना ही हम करना चाहते हैं। वर्ण भेद तो हमारे संविधान में भी वर्जित है।
अब देखते हैं 45 कह रहा है कि तत्कालिक वर्तमान काल को अन्य किस नाम से जाना जाता है। जो तत्कालिक वर्तमान काल जो मतलब इस समय चल रहा है, जैसे मैं बोल रहा हूं, तो इस काल को किस नाम से जाना जाता है। आसन्न भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, अपूर्ण वर्तमान काल, अपूर्ण भविष्य काल। तो जो अपूर्ण वर्तमान काल है या पूर्ण नहीं हुआ है, अभी जो चल रहा है, मैंने बोला कि क्या कर रहे हो बाबू, तो ये अपूर्ण वर्तमान काल है, ठीक है, ये चलता रहेगा। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 46 कह रहा है कि लोहा शब्द का बहुवचन होगा। तो लोहा शब्द का बहुवचन हमारे हिसाब से लोहा ही होगा, लोहों, लोहे, लोहे वगैरह नहीं होगा, लोहा ही होगा। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। 47 कह रहा है निम्नलिखित शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द का चयन कीजिए। स्थापना, स्वदेश, अध्याय, अपराध। तो जिस भी शब्द के लास्ट में आ, ई, उ आए उसे स्त्रीलिंग का परिभाषा तो यही है ना। तो स्थापना के लास्ट में आ रहा है तो यह स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। प्रश्न नंबर 48 कह रहा है कि आप जल्दी घर चले जाइए। किससे कह रहा है, हमें तो नहीं पता है, लग रहा है किसी दुकानदार से कोई कह रहा है कि आप जल्दी घर चले जाइए दुकान बंद करके, है ना। तो रेखांकित शब्द किस प्रकार का सर्वनाम है। आप जो है वो किस प्रकार का सर्वनाम है। प्रश्नवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम। तो यह हो जाएगा पुरुषवाचक सर्वनाम। कह रहा है कि आप पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। प्रश्न नंबर 49 कह रहा है कि हिंदी शब्दकोश में छ किस वर्ण के बाद आता है। अब शब्दकोश का मैंने एक उस दिन बताया था संयुक्त, इसके पिछले वीडियो में हिंदी का जो पढ़ा हुआ है एक जादू वाला वीडियो, तो उसी तरह से है कि छ एक संयुक्त व्यंजन है और वह किन किन से मिलकर बना है, आधा क और मूर्धन्य श से। तो अब इसको देख लेते हैं। कह रहा है कि ह के बाद, आधा क के बाद, स के बाद और ज्ञ के बाद। तो इस तरह से बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आधा क के बाद छ बनता है क्योंकि आधा क प्लस स दोनों मिल करके एक नए वर्ण का निर्माण करते हैं जिसे हम छ कहते हैं। प्रश्न नंबर 50 और इस सीरीज का सबसे अंतिमवां प्रश्न कह रहा है कि ऑर्डर के लिए सटीक हिंदी शब्द है। ऑर्डर मतलब आदेश, निर्देश, निदेश, आदेश, अनुदेश। तो मैंने पहले ही बता दिया था कि किसी को ऑर्डर देना या आदेश देना। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। इस तरह से चलते चलते धीरे धीरे कछुए के चाल से हमारा सीरीज चला और 50 प्रश्न यहीं पर समाप्त होते हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि प्रश्न को आप पढ़ेंगे, आपके लेवल का अंदाजा पता चल जाएगा कि आप किस लेवल में है और आप कितने पानी में है। और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे जो प्रश्न हैं आप लोगों को बहुत अच्छे लग रहे होंगे। और बार बार क्यों आप लोग कहने पर हमें मजबूर करते हैं यार कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये बार बार आप हमसे क्यों कहवाते हैं। यदि आप हमारे वीडियो को ऑलरेडी जितने लोग व्यू देख रहे हैं उतने लोग लाइक करें, शेयर करें, तो आप लोगों क्या करने में, शेयर तो एक बटन है यार, उस पर क्लिक करो, 2-4-5 लोग को तो शेयर करके आप लोग हमारा मदद कर ही सकते हैं। यदि हमारे दिल में आपकी मदद करने की सोच अच्छी लग रही हो तो आप लोग भी शेयर करके हमारा मदद करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।